हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हेवन एकेडमी में। दोस्तों, ये इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का हम लोगों का फोर्थ लेक्चर है, चौथा वीडियो है। इसके पहले हम लोगों ने 3 लेक्चर कंप्लीट किए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग देखते हैं कि आखिर हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं। स्टार्ट करते हैं। देखिए, इसके पहले हम लोगों ने देखा था कि आखिर जैव विविधता क्या होता है और किस प्रकार से इन्वायरमेंट को ये प्रभावित करता है और इंसान अपनी ज़रूरतों के लिए इसको किस प्रकार से प्रभावित करते हैं या इसकी ज़रूरत क्या क्या है, इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं। तो बेसिकली हमने देखा था कि बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट क्या होता है, जैव विविधता हॉटस्पॉट क्या होता है। ये सब चीज़ों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। आज हम लोग देखते हैं कि भारत में जैव विविधता कहाँ कहाँ पाई जाती है। मेनली आज उसका हम लोग अप्लीकेशन देखते हैं। तो देखिए, पहला हम लोगों का हेडिंग है भारत में जैव विविधता। तो देखिए, पहले जैव विविधता क्या होता है ये तो हमने पहले ही बता दिया था, तो एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। किसी निश्चित क्षेत्र पर जीवों और पादपों की विभिन्न प्रजातियों का पाया जाना ही क्या कहलाता है, जैव विविधता कहलाता है। मतलब कोई भी एक पार्टिकुलर एरिया में जो जीव और पौधे पाए जाते हैं और उन्हीं के जो डिफरेंट डिफरेंट प्रजाति पाए जाते हैं, अलग अलग टाइप के वेरिएशंस पाए जाते हैं, उन्हें ही हम लोग क्या बोलते हैं, जैव विविधता बोलते हैं या बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। तो अब हम लोगों को देखना है कि ये जो बायोडाइवर्सिटी है ये भारत में कहाँ कहाँ पाया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले देखते हैं कि ये भारत में 3 जगहों पे पाया जाता है। कहाँ कहाँ? देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है जैव विविधता भारतीय 3 भागों में बांटा गया, मतलब भारतीय जैव विविधता को 3 भागों में बांट दिया गया है। कौन कौन से? पहला है हिमालयन हिमालयन जैव विविधता। कौन है पहला? हिमालयन जैव विविधता। अच्छा, ये इसका अगर हम लोग लोकेशन की बात करें तो ये कहाँ पाया जाता है? ये हिमालयी रीजन में पाया जाता है। जैसे आपको लोगों को पता होगा कि अगर हम लोग भारत का मैप देखें तो जो नॉर्थ में है, बिल्कुल ऊपर की तरफ जम्मू कश्मीर के पास क्या है, हिमालय पर्वत पाया जाता है। तो क्या होता है कि उस एरिया में जो जैव विविधता पाई जाती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, हिमालयन जैव विविधता बोलते हैं। कौन सी जैव विविधता बोलते हैं? हिमालयन जैव विविधता। दूसरा है प्रायद्वीपीय जैव विविधता। प्रायद्वीपीय, शायद आप लोगों को पता होगा अगर आप लोगों ने जियोग्राफी पढ़ा होगा, कि जब हम लोग साउथ इंडिया की तरफ जाते हैं, अभी हमने हिमालयन देखा, वो भारत के बिल्कुल नॉर्थ में है। भारत के मैप में अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल ऊपर की तरफ। वैसे ही अगर जिस उसके जस्ट अपोजिट आप लोग भारत के मैप में बिल्कुल नीचे की तरफ आते हैं, जो केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, इधर आपका गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, तो इस वाले एरिया में आएंगे तो इधर जो जैव विविधता पाई जाती है, बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है, उसे क्या बोला जाता है? प्रायद्वीपीय जैव विविधता बोला जाता है, या पेनिनसुला भी इसे बोलते हैं, बायोडाइवर्सिटी। क्लियर हुआ होगा यहाँ तक? नेक्स्ट देखते हैं, तीसरा जो है वो है उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन। और आप लोगों को तो पता ही होगा कि भारत की अगर जलवायु आपसे पूछता है तो क्या होता है, तो भारत की जलवायु भी उष्णकटिबंधीय मानसूनी होती है। तो इसी के अकॉर्डिंग ये जो हमारे यहाँ जैव विविधता पाया जाता है, बायोडाइवर्सिटी पाया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन बोलते हैं। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक आपको तीनों टाइप के जो जैव विविधता भारत में पाए जाते हैं वो समझ में आया होगा। तो फिर देखिए ध्यान से समझिए, सब चीज़ें समझ में आएगी। फिर से एक बार क्लियर कर रहा हूँ, 3 टाइप के जैव विविधता पाए जाते हैं भारत के अंदर, 3 भागों में बांटा गया है। पहला हिमालयन जैव विविधता, दूसरा प्रायद्वीपीय जैव विविधता और तीसरा उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन। आगे बढ़ते हैं। जलवायु तो आप लोगों को पता होगा क्या होता है। जलवायु बेसिकली क्या होता है कि मौसम का काफ़ी दिन का अगर हम लोग एवरेज लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि अगर आप 30-32 सालों के किसी एरिया के जो मौसम है उसका एवरेज लेते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, जलवायु बोलते हैं। जैसे भारत की जलवायु कैसी है, उष्णकटिबंधीय जलवायु है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि भारत में जैव विविधता सर्वाधिक कहाँ पे पाई जाती है। तो यहाँ पे मेंशन है कि भारत में अगर देखा जाए सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ पाई जाती है, तो याद रखिएगा, भारत में सर्वाधिक जैव विविधता पश्चिमी भागों में पाई जाती है। पश्चिमी भाग मतलब, जैसे देखिए आप इधर हम बता रहे हैं कि जो पश्चिमी घाट वाला एरिया है ये शुरू होता है आपका गुजरात के नीचे से। अगर हम लोग शुरू करें, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और थोड़ा बहुत तमिलनाडु को भी कवर करता है। फिर से सुनिएगा कि जो पश्चिमी घाट है ये गुजरात के नीचे से शुरू होता है, महाराष्ट्र से होते हुए गोवा, कर्नाटका, केरल और तमिलनाडु की तरफ ये जो बढ़ता है। तो ये सब क्या होता है, हालांकि तमिलनाडु थोड़ा सा आपका पश्चिमी घाट में भी पाया जाएगा, थोड़ा सा पूर्वी घाट में भी पाया जाएगा। लेकिन बेसिकली यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं कि अगर आपसे पूछता है कि भारत में सर्वाधिक बायोडाइवर्सिटी या जैव विविधता कहाँ पे पाया जाता है, तो आपको याद रखना है पश्चिमी भाग में पाया जाता है या पश्चिमी घाट में पाया जाता है। ये बहुत बार बोलते हैं, बहुत बार ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में, तो इसको आपको नहीं याद, नहीं मतलब मिस करना है, ठीक है, इसको बिल्कुल याद रखना है। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। अब देखते हैं कि जैव विविधता की कमी के कारण क्या क्या है। भारत में आखिर लगातार जैव विविधता जो घट रहा है उसके क्या क्या रीजंस हैं, या जैव विविधता का जो क्षरण हो रहा है उसके क्या कारण है। तो पहला देखिए,
पहला ही रीजन है कि वर्तमान में जैव विविधता का लगातार नष्ट होना, ये तो मुख्य समस्या है, तो वही मैंने बताया। अब देखते हैं क्या क्या रीजन है इसके। पहला है प्रदूषण, मतलब क्या है, पॉल्यूशन। देखिए दोस्तों, कोई भी देश अगर वो विकासशील है तो क्या कर रहा है कि अपने डेवलपमेंट के लिए काफी ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहा है, रिसोर्सेज का यूज कर रहा है। और डेवलपमेंट के लिए वो काफी ज्यादा से ज्यादा रिसोर्सेज का यूज कर रहा है, तो उससे ज्यादा से ज्यादा पॉल्यूशन भी क्या हो रहा है, क्रिएट हो रहा है। और ये काफी ज्यादा नुकसान पहुंचा रहा है किसको, हमारे बायोडाइवर्सिटी को या जैव विविधता को। तो ये सबसे पहला और सबसे मुख्य समस्या हुआ जैव विविधता के क्षरण होने का या खत्म होने का। दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए। रेगुलर जैसे मैंने पहला वीडियो डाला था उसमें सबसे ज़्यादा व्यू आए, और लाइक तो खैर उतना आप लोग कर नहीं रहे हैं, तो दूसरे में और कम हुआ और तीसरे में और कम हो गया। तो ये धीरे धीरे डिक्रीजिंग मोड में है। अभी मैंने आप लोगों को बताया भी था कि आगे चल के हम लोगों का प्लान है कि हम जैसे ही आप लोगों को अगर ज़्यादा कमेंट आएगा और आप लोग अगर सपोर्ट करते हैं, तो मैं क्या करूँगा कि जीएस के सारे सब्जेक्ट कंप्लीट कराऊंगा इसी चैनल पे आपके। आप यहाँ से मैं स्टार्ट करूंगा, इसके बाद इंडियन पॉलिटी मतलब भारतीय संविधान को स्टार्ट करूंगा, उसके बाद हिस्ट्री स्टार्ट करूंगा, और फिर जियोग्राफी। इस तरीके से क्या करूंगा, मैं एक एक करके आपके सारे चैप्टर कंप्लीट करा दूंगा, सारे सब्जेक्ट, ताकि आप कोई भी एग्जाम जब देंगे तो आप जब क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो आपको बहुत ही ईजी लगेगा। लेकिन उसमें दोस्तों आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। आप लोग लगातार वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, जहाँ जहाँ आप ग्रुप है आपका वहाँ पे शेयर करिए। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत लोग क्या कर रहे हैं कि वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। और जो भी बेल वाला नोटिफिकेशन वाला बेल है उसको क्या करिए आप, मतलब पंच कर लीजिए, ठीक है। उसको भी आप क्या करिए, क्लिक कर दिए। उससे क्या होगा कि आपको कोई भी वीडियो हमारी नई आएगी तो नोटिफिकेशन मिलती जाएगी। और सबसे बड़ी दिक्कत यही है वीडियो 3-4 दिन पे आने का। मैंने सोचा था हर एक दिन पे लेके आऊँ, लेकिन बहुत ही कम लोग इसको देख रहे हैं, और कोई ज़्यादा लोग 1-2 मिनट देख के उसके बाद बंद कर दे रहे हो। ऐसा नहीं करना है आपको। आप कोई भी एग्जाम देंगे तो उसको ज़्यादा फायदा होगा जो ये वीडियो देखेगा। अभी तो हो सकता है आप लोगों को उतना ना समझ में आ रहा हो, सोच रहे हो कि ये फालतू की वीडियो है, लेकिन जब आप एग्जाम देंगे तो आपको समझ में आएगा इस वीडियो का इंपॉर्टेंस। चलिए खैर, अगर आप लोग चाहते हैं कि पॉलिटी या संविधान या हिस्ट्री में स्टार्ट करूँ, तो आप लोग नीचे वीडियो के कमेंट करके जरूर लिखिएगा। जितना ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट होगा तो मैं उतना जल्दी जल्दी शुरू करने की कोशिश करूँगा। चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं, इसको आगे पढ़ते हैं। देखिए, पहला जैव विविधता के नष्ट होने का कारण मैंने क्या बताया, प्रदूषण। दूसरा झूमिंग कृषि। झूमिंग कृषि मैंने बताया था कि वनों का कटाव करके, या क्या करते हैं कि कोई भी वन है वहां पे पेड़ों को काट के वहां पे खेती करते हैं और उसके बाद उसको जला के फिर आगे बढ़ जाते हैं, इसी को बोलते हैं झूमिंग कृषि। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है जैव विविधता के नष्ट होने का। तीसरा है वनों की कटाई। जाहिर सी बात है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अगर जहाँ पे वन पाए जा रहे हैं, आप वहां पे क्या करेंगे कि उस वन को खत्म करेंगे तो भी जैव विविधता कम होगा। चौथा है शहरीकरण। फिर से उससे मिलता जुलता है वनों की कटाई से। अगर आपको कोई भी जगह कहीं भी पर भी अगर अर्बनाइजेशन करना है तो जाहिर सी बात है वहां पे क्या करना पड़ेगा, आप जमीन को वहां पे यूटिलाइज करेंगे, तो जैव विविधता वहां पे भी खत्म होगा। तो ये भी एक कारण है। अब देखते हैं कि जैव विविधता के संरक्षण की कौन कौन सी विधियां हैं, मतलब किस प्रकार से हम जैव विविधता को बचा सकते हैं, संरक्षित कर सकते हैं। तो देखिए, भारत में बेसिकली जो है वो 3 तरीके के मेथड फॉलो किए जाते हैं। पहला है जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, इसको बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। इंग्लिश वाले फिर से सुनेंगे, जैव विविधता या जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को बोलते हैं बायोस्फीयर रिजर्व। दूसरा है राष्ट्रीय उद्यान, सब कोई जानता होगा, इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेशनल पार्क। और तीसरा है वन्य जीव अभ्यारण्य। तीसरा क्या है, वन्य जीव अभ्यारण्य। तो यहाँ पे आपको तीनों क्लियर हो गया होगा कि भारत में जैव संरक्षण की कितनी विधियां हैं। तो याद रखिएगा 3 विधियां हैं। अब देखिए एक एक को देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि आखिर ये होते क्या हैं। तो देखिए, पहला जो है बायोस्फीयर रिजर्व, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र, इसमें क्या होता है, यह एक ऐसा क्षेत्र होता है जहाँ जल, वायु, जैव विविधता, स्थल आदि से संबंधित कार्यों को संरक्षित किया जाता है। मतलब क्या है, यहाँ पे बायोडाइवर्सिटी, स्थल मतलब प्लेस, वाटर, एयर, इन सबको क्या किया जाता है, संरक्षित किया जाता है। इसे क्या बोलते हैं, जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र। अगर देखा जाए तो इसकी शुरुआत कब की गई थी, 1971 में। इसकी शुरुआत कब की गई थी, 1971 में। लेकिन ये एक्टिव कब से हुआ था, लागू कब से हुआ था, प्रभावी कब से हुआ था, 1976 में, 1976 में। ठीक है, अब देखते हैं जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को कितने भागों में बांटा गया है। तो देखिए यहाँ पे एक डायग्राम बनाया गया है आप लोगों को अच्छे समझ में आए इसके लिए। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3 भागों में। जो सबसे अंदर का जोन है उसे बोलते हैं कोर, उसके बाहर जो है वो है बफर, और उसके बाहर जो है उसे बोलते हैं ट्रांजिशन। फिर से समझिएगा, अंदर वाला जोन है कोर, उसके बाहर वाला है बफर, उसके बाहर है ट्रांजिशन या संक्रमण क्षेत्र, और इसे ही बोलते हैं इको सेंसिटिव एरिया। ठीक है, अब तीनों के अंदर कुछ कुछ क्या है,
कुछ कुछ रेस्ट्रिक्शंस है, उसको हम लोग क्या करते हैं, एक एक करके देखते हैं। देखिए कोर में क्या होता है, कोर के अंदर कोई भी मानव गतिविधियां नहीं की जा सकती हैं, मतलब इसके अंदर कोई भी मानव गतिविधियां नहीं हो सकती, कुछ भी नहीं किया जा सकता है। केवल यहाँ पे सरकारी अधिकारी जो होते हैं वही यहाँ पे एंट्री कर सकते हैं, यहाँ पे जा सकते हैं। अगर हम लोग देखें बफर जोन को, तो बफर जोन में क्या होता है कि नियंत्रित एवं अविनाशकारी कार्यों का संचालन किया जा सकता है। मतलब कोई भी जैसे शोध कार्य से रिलेटेड कार्य हुए, मतलब क्या करना है यहाँ पे, कोई शोध करना है, रिसर्च करना है, या कोई पर्यटन से रिलेटेड काम है, या पर्यावरण से रिलेटेड कोई शिक्षक का कार्यक्रम है, ठीक है, कोई एजुकेशन से रिलेटेड कार्यक्रम है पर्यावरण के, तो वहां पे अलाउ किया जाता है किसमें, बफर जोन में। कोर जोन में तो कुछ भी अलाउ नहीं है। ट्रांजिशन जोन में क्या होता है, इसको संक्रमण क्षेत्र भी बोलते हैं। इसमें कोई भी एनजीओ जो है, शोधकर्ता है, स्थानीय समुदाय जो है, इनकी सहायता से यहाँ पे क्या किया जाता है, संरक्षण का कार्य किया जाता है। तो मतलब क्या है कि अगर हमसे पूछा जाए कि सबसे सेंसिटिव जोन कौन सा होता है, तो कोर होता है, क्योंकि इसमें कुछ भी अलाउ नहीं होता है। और सब मतलब सबसे लीस्ट सेंसिटिव जोन कौन सा होता है, तो वो होता है ट्रांजिशन वाला जोन, इसमें काफी चीजें अलाउ होती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं भारत में कुल कितने जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र हैं। तो देखिए टोटल बायोस्फीयर रिजर्व, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया और यहाँ से आए दिन क्वेश्चन आते रहते हैं। अब जो भी लेक्चर आपका आगे आएगा काफी इंपॉर्टेंट है, अगर जो पेपर देता होगा तो उसको समझ में आता होगा, जो पेपर नहीं देता होगा तो उसे हो सकता है लगता हो कि इससे कोई काम का लेक्चर नहीं है। ठीक है, चलिए देखते हैं कि जैव मंडल आरक्षित क्षेत्रों की संख्या भारत में कितनी है, तो 18 है। कितने हैं, 18 हैं। अब देखिए अगर देखा जाए कि सबसे पहला कौन सा था, तो याद रखिएगा नीलगिरी जो है तमिलनाडु का, ये भारत का सबसे पहला जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र था। ऐसे करके हमने यहाँ पे 18 लिख दिए हैं टोटल, देख लीजिए एक बार, याद कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। पहला है नीलगिरी जो कि है तमिलनाडु में, दूसरा है नंदा देवी उत्तराखंड में, तीसरा है सुंदरवन पश्चिम बंगाल में, चौथा है पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, पांचवा है मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में, छठा है कंचनजंगा सिक्किम में, सातवां है सिमलीपाल उड़ीसा में, आठवां है अमरकंटक, ये मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर पे है, नवा है नो क्रीक मेघालय में, दसवां है निकोबार द्वीप अंडमान और निकोबार में, 11वां है पन्ना मध्य प्रदेश में, 12वां है कच्छ गुजरात में, 13वां है सैखोवा असम में, 14वां है मानस असम में, 15वां है देहांग अरुणाचल प्रदेश में, 16th है 16वां है अगस्थी मलाई केरल में, 17वां 17th है ठंडा मरुस्थल, नेक्स्ट है 18वां, ये भी कहाँ है, आंध्र प्रदेश में है। अगर ठंडा मरुस्थल आपसे पूछे तो लिख लीजिएगा, यहाँ पे मैंने मेंशन नहीं किया, ये है हिमाचल प्रदेश में। अब मैं इसमें 18 के 18 तो आप याद नहीं कर पाएंगे, तो मैं बता रहा हूँ कौन कौन सा इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले याद रखिएगा नीलगिरी तमिलनाडु का, दूसरा नंदा देवी उत्तराखंड वाला याद रखिएगा, सुंदरवन तो सबको याद रहता है क्योंकि वो पश्चिम बंगाल में है। नेक्स्ट याद रखिएगा कंचनजंगा है, ये सिक्किम में है, इसको भी याद रखिएगा। सिमलीपाल एग्जाम में पूछा हुआ है, उड़ीसा, इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट आप याद रखिएगा कच्छ गुजरात, जनरली सबको याद रहता है। पन्ना एमपी भी सबको याद रहता है। इसके बाद हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मानस असम। तो नीलगिरी और मानस इनको तो नहीं भूलना है, नीलगिरी तमिलनाडु और मानस असम में, तो ये तो बिल्कुल आपको याद रखना है। अगस्ती मलाई को भी देख लीजिएगा एक बार, ये केरल में है, तो ये भी काफी क्वेश्चन यहाँ से भी पूछा जाता है। अब देखिए देखते हैं नेक्स्ट है जैव विविधता संधि, मतलब जैव विविधता को बचाने के लिए, बायोडाइवर्सिटी को बचाने के लिए कुछ संधि हुए हैं, उनके बारे में देखते हैं। देखिए 1992 में इस संधि पर भारत सहित 171 देशों ने क्या किए थे, हस्ताक्षर किए थे। मतलब क्या है, अगर आपसे पूछता है कि जैव विविधता संधि जो हुई थी वो कब हुई थी, तो याद रखना है 1992 में हुई थी। कितने देशों ने इस संधि में भाग लिए थे, हस्ताक्षर किए थे, तो याद रखना है 171 कंट्री इंक्लूडिंग इंडिया, मतलब भारत ने भी इसमें पार्टिसिपेट किया था। अच्छा इसका लक्ष्य क्या है, तो याद रखिएगा इसका लक्ष्य जैव विविधता के संरक्षण से के संबंधित जागरूकता को बढ़ाना था। मतलब बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड लोगों को जानकारी देनी थी, जागरूकता को बढ़ाना था। अब दो इसको तो ऐसे ही बस आपको याद रखना है, एग्जाम में ऐसे डायरेक्टली पूछ लेगा, अगर अच्छे लेवल का एग्जाम देते हैं तो पूछेगा, छोटे मोटे एग्जाम में नहीं पूछेगा। अगर आपसे पूछता है कि जैव विविधता से संबंधित दो प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं, तो याद रखिएगा एक है कार्टिजेना प्रोटोकॉल, दूसरा है नागोया प्रोटोकॉल। एग्जाम में डायरेक्ट यहाँ से ऐसे क्वेश्चन पूछ लेगा आपसे कि कार्टिजेना प्रोटोकॉल किस चीज से संबंधित है, तो याद रखिएगा ये है जैव विविधता से संबंधित, या पूछेगा नागोया प्रोटोकॉल किससे संबंधित है, तो ये भी आपको क्या याद रखना है, ये भी जैव विविधता से ही संबंधित प्रोटोकॉल है। यहाँ तक क्लियर हुआ होगा। तो दोस्तों आज हम लोग यहीं तक रखेंगे। दोस्तों मैं एक बार फिर से आप लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए और जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ अपने ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप हो, व्हाट्सअप ग्रुप हो, फेसबुक हो, हर जगह क्या करिए, शेयर करिए। इससे क्या होगा, हम लोगों को मोटिवेशन मिलेगी और आगे मैं आप लोगों के लिए हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी सारी क्लासेस कंप्लीट कराने वाला हूँ। और ऐसा नहीं है, बिल्कुल इस तरीके से कंप्लीट कराऊंगा, आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन देंगे तो आप इजीली सॉल्व कर लेंगे।
चलिए, जिसने मुझसे पढ़ा है उसको तो ऑलरेडी पता है कि हम किस तरीके से पढ़ाते हैं। बाकी आप लोग भी क्या करिए, वीडियो को एंजॉय करिए और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए। चलिए, आज के लिए इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं आप लोगों से। थैंक्स वीडियो देखने के लिए।